प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे पहले आती है वेवलेंथ। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेव की वेवलेंथ ही होती है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स इन एनी वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी वेव के सक्सेसिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स के बीच का जो फासला होता है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। अगर एक वेव को इमेजिन किया जाए, जैसा कि ये वेव है हमारे पास, ये वाली वेव है या ये वाली वेव है, अगर इस वेव को देखें तो टॉप को बोला जाता है क्रस्ट और बॉटम वाला जो लोअर डाउन होता है इसको ट्रफ बोलते हैं, और ये भी क्या होगा, हमारे पास ट्रफ होगा। तो किसी भी दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो फासला है ये वाला, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्रफ के बीच वाला फासला है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, इसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? नैनोमीटर्स। नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर, एंगस्ट्रम्स मतलब 10⁻⁻10 मीटर, या मीटर भी हो सकता है। अगर वेव इन दोनों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा है तो उसका फासला मीटर्स में भी मापा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये दो तरह की वेव्स दिखाई गई हैं। ये अगर ऊपर वाली वेव देखी जाए तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक फासला, ये अगर λ1 ले लिया जाए, और नीचे वाली वेव का यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला λ2 ले लिया जाए, तो λ1 बड़ा है, λ2 छोटा है, तो हम बोलेंगे ऊपर वाली वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है और नीचे वाली वेव की वेवलेंथ कम है। शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ। और एक बात याद रखनी है आपने कि किसी भी एक वेव के अंदर अगर ये फासला λ1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी λ1 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला भी λ1 होगा। ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस एक ख़ास है λ1, ये डिस्टेंस बड़ा है ये छोटा है इससे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक प्रॉपर वेव के अंदर सारा λ एक ही जैसा होता है। जैसे नीचे वाली वेव को देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पहले ही जितना ही होगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, ये सब सारा डिस्टेंस सेम होगा। या नीचे से भी, ट्रफ से भी आप लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। तो किसी भी वेव को पहचानने के लिए वेवलेंथ का सहारा लिया जाता है, दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस लेकर या दो ट्रफ के बीच में डिस्टेंस लेकर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। या गिवन टाइम के अंदर एक ख़ास पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स को क्या बोला जाता है, या उनके नंबर्स को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। मान लेते हैं हमने टाइम फिक्स कर लिया है, ये मैं बाउंड्री लगा रहा हूँ, इसको बोल लिया है हमने 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में वेव्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एंटर होती हैं और यहाँ से निकलती हैं। इसका एक सेकंड इसको मान लिया है। इस 1 सेकंड के वक्फे के अंदर किसी भी वेव के जितने लैम्डास गुजरेंगे उसको उसकी फ्रिक्वेंसी बोला जाएगा। अब देखें, 1 सेकंड का वक्फा है, ये एक वेव पास कर रही है, ये एक वेव पास कर रही है, ये एक वेव पास कर रही है। ज़्यादा क्रस्ट और ट्रफ किसके गुजर रहे हैं? थर्ड वाली के। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 सेकंड में इसके ज़्यादा लैम्डास गुजर रहे हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? इसकी। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसी सेकंड वन की, और फिर ऊपर वाले की सबसे कम फ्रिक्वेंसी होगी, बिकॉज 1 सेकंड के अंदर इसके बहुत कम लैम्डास गुजर रहे हैं। अगर 1 लैम्डा गुजरता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 बोल देंगे, 2 गुजरते हैं तो फ्रिक्वेंसी 2 बोल देंगे, इसी तरीके से n गुजरते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी n बोल देंगे। और अगर यूनिट्स की बात की जाए फ्रिक्वेंसी के, तो वो हर्ट्स हैं। हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फ्रिक्वेंसी पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो 1 हर्ट्स किसके इक्वल है? 1 Hz इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स के, यानी कि पर सेकंड के इक्वल है।
ये आपने याद रखना है, ऐसा यूनिट है फ्रिक्वेंसी का। थर्ड हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी एक वेव की, एनर्जी। एनर्जी को वैसे तो हम लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिज़िकली कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ये छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं और पैकेट्स होते हैं ऑफ एनर्जी विदाउट मास और चार्ज। ना तो इनका मास होता है ना ही चार्ज होता है। यानी कि लाइट अगर एक सोर्स से चलती है आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये इस तरह मूव करेगी। और अगर इसके बारे में बात की जाए कि ये बनी हुई किस चीज़ की, तो हम बोलते हैं छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, जो कि ना तो मास रखते हैं और ना ही चार्ज रखते हैं। अगर इम्पैक्ट वाइज बात की जाए, हायर एनर्जी रेडिएशन विल काज हायर इम्पैक्ट एंड लोअर एनर्जी रेडिएशन विल काज लोअर इम्पैक्ट। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम दिया गया है आपको। तो चालू कहाँ से होता है, गैमा रेज से, और कहाँ पे ख़त्म होता है, रेडियो वेव से। अब ये ऊपर जो आपको वेव दिखाई गई हैं, ये कंप्लीट वेव नहीं है, बल्कि इनका एक ओवरव्यू दिया गया है कि गैमा रेज की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, एक्स रेज की फ्रिक्वेंसी उससे कम, अल्ट्रा वायलेट की फ्रिक्वेंसी उनसे कम, विजिबल की फ्रिक्वेंसी उनसे कम, इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी उनसे कम, माइक्रोवेव की फ्रिक्वेंसी उनसे कम, और रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी उनसे कम। या अगर वेवलेंथ की टर्म्स में बात कर ली जाए तो गैमा रेज की वेवलेंथ हमसे कम, एक्स रेज की उससे ज़्यादा, अल्ट्रा वायलेट की उससे ज़्यादा। इसी तरह के तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर राइट टू लेफ़्ट है हमारे पास। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ के बीच में फासला बहुत ज़्यादा। और गैमा रेज की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, यानी कि फासला क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ओवरव्यू के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं। 0.01 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा डिस्टेंस होता है बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट्स और ट्रफ्स। लेकिन यही आप माइक्रोवेव्स के अंदर देखें तो 30 मिलीमीटर तक आ जाता है, और रेडियो वेव्स तो मीटर्स में आ जाती हैं। तो राइट टू लेफ़्ट अगर हम लोग चलें तो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़। हमारे पास एक फार्मूला होता है E = hc/λ, या E = hν। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, v क्या है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी, या न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी। तो इसी फार्मूले को हम लोग न्यू = c/λ होता है, तो ये अगर रिप्लेस किया जाएगा इसको इससे, तो ये वाला बन जाएगा। एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन क्या है, इन्वर्स। यानी कि ऐसी रेडिएशन जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, लैम्डा बहुत कम होगा, यानी कि गैमा रेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो लैम्डा क्या है, कम। और रेडियो वेव की लैम्डा बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बहुत कम। तो इसी वजह से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज या विजिबल रेज, इनकी जनरली एनर्जी क्या है, बहुत कम है, और इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन यही एक्स रेज के सामने एक्सपोज हों या गैमा रेज के सामने एक्सपोज हों तो दे कैन हार्म आवर बॉडी। फार्मूला है प्लांक्स का, वो आपने याद रखना है, E = hν या E = hc/λ। h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल सेकंड। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है हमारे पास। अगर हम लोग विजिबल रीजन की बात करें, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, वो कहाँ से चालू होता है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर मतलब कम वेवलेंथ, तो ये वायलेट है। और हमारे पास सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग विब ग्योर लिखें, VIBGYOR, यानी कि, तो वायलेट का लैम्डा क्या है, सबसे छोटा है, और रेड का लैम्डा क्या है, सबसे बड़ा। एनर्जी किसकी ज़्यादा है, एनर्जी जब इसका लैम्डा छोटा है तो एनर्जी क्या होगी, इसकी ज़्यादा, और लैम्डा क्योंकि रेड का बड़ा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। कहाँ से हमने अंदाज़ा लगाया है, इस फार्मूला से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि विजिबल रेंज कितनी है हमारे पास, जिसमें हम लोग देख सकते हैं, वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर है,
या कई बुक्स के अंदर 400 से लेके 800 नैनोमीटर भी लिखा जाता है। दोनों ही करेक्ट हैं और ये वैल्यूज़ कोई भी आपने याद नहीं करनी, हमें लिखी लिखाई मिल जाती हैं और ना ये कभी याद होती हैं।